महाराष्ट्र में तो हरियाणा जैसे हालात समझे जा रहे थे, मुकाबला माना जा रहा था, फिर भी बुरी हालत। जो इतनी बुरी हार हुई है उसके पीछे ये एक सोजी साजिश की जा रही है कि बड़े प्रदेशों में तो ये प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अब तो विपक्ष को फैसला लेना पड़ेगा कि ईवीएम मशीन के खिलाफ जो है, या तो ईवीएम मशीन से अगर करते हैं तो हमें चुनाव में नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। कैप्टन साहब, बैलेट पेपर से अगर चुनाव की बात, तो आपका सुझाव किसी दिन मान लिया तो बैलेट पेपर पे भी सत्ता तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं बेईमानी हो पाएगी? नहीं, हमारे पूरे देश में जिला लेवल तक तो हमारी इकाइयाँ खड़ी हो गई हैं और कई जगह हमारे ब्लॉक लेवल पे भी हमारे बन गए हैं। और मैं समझता हूँ हमारा जो संगठन है वो जो मेन संगठन से भी बेटर है। हमारा ओबीसी का जो संगठन है हरियाणा में हुआ है तो वो तो नायब सिंह सैनी ने करा है और उससे जो है मैं समझता हूँ कि जो वंचित समाज के लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। अब मैं सारा ठीक रैंड पे फोड़ दूँ वो भी ठीक नहीं है। ये ठीक है कि ज़्यादा टिकटें उनको दी गई हैं, बेहतर टिकटें उनको दी गई थी। इन्होंने करके दिखाया भी किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो है टारगेट करके, और इन्होंने ऐसा किया और उसका जो है उनको, हमें नुकसान हुआ, उनको फ़ायदा हुआ। दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव। कल यानी कि 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के परिणाम आए हैं और इन परिणामों पर भी इनसे बात करते हैं और हरियाणा कांग्रेस में जो हलचल चल रही है उस पर भी इनसे बात करते हैं। कैप्टन साहब, सबसे पहले तो समय दिया, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी हम सीधा ये है कि महाराष्ट्र के, झारखंड में तो आपका जो गठबंधन है वो चुनाव जीत गया है, सत्ता फिर से आपकी आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य, आर्थिक राजधानी जिसे कहते हैं, वहाँ पर हार नहीं हुई है, बहुत बुरी हार हुई है, जिसको हम आम भाषा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, ऐसी भाषा में जो हम इसको कह सकते हैं, ऐसी व्याख्या कह सकते हैं। और जब सारे एग्जिट पोल बता रहे थे कि मुकाबला है, इतनी बुरी हालत क्यों हुई कांग्रेस की और उसके गठबंधन साथियों की? देखिए जी, पहले तो मैं झारखंड के अंदर जो जीत हुई है हेमंत सोरेन जी की, उसके लिए उनको बधाई देता हूँ कि वहाँ पर जो है उन्होंने जो मैया योजना लेके आए थे और जिस तरीके से उनको बगैर किसी एक बेकसूर होते हुए 5 महीने तक जेल के सलाखों के पीछे रखा गया, जो कि फेडरल सिस्टम के खिलाफ था। मुख्यमंत्री होते हुए उनको बगैर किसी मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कानून के जो सही जो प्रोसीजर था उसको ना अपनाते हुए उनको सलाखों के पीछे रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये दिया कि वो प्रथम दृष्टि में उनके खिलाफ कुछ बनता नहीं है। तो वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मतलब सहानुभूति मिली उनको, उसका फ़ायदा मिला? वो भी मिला और जो मैया योजना थी उसका भी मिला, और किसानों के कर्जे माफ़ किए उन्होंने, पेंशन बहाली करी और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने बनाई वहाँ पर। लेकिन जहाँ तक सवाल है अपना महाराष्ट्र का, देखिए ऐसा है कि जैसे महाराष्ट्र में तो हरियाणा जैसे हालात समझे जा रहे थे, मुकाबला माना जा रहा था, फिर भी बुरी हालत हुई। ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर ईवीएम मशीन के ऊपर संदेह के दायरे में आ रही है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में मैं ये मानता हूँ कि भी मुकाबला टक्कर की का था। मैं खुद भी वहाँ गया हूँ। मैं कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि एक तरफा इस तरीके से हार कांग्रेस की, और जो गठबंधन है उद्धव ठाकरे है और अजीत पवार जी हैं, अपने शरद पवार जी हैं, और कांग्रेस का जो गठबंधन था बड़ा मजबूत गठबंधन था। जो इतनी बुरी हार हुई है
उसके पीछे ये एक सोजी साजिश की जा रही है कि बड़े प्रदेशों में तो ये प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, जो छोटे स्टेट हैं जैसे JNK है वहाँ जिता दिया, हिमाचल में जिता दिया, वहाँ पर जो उसमें कोई प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ इनको प्रोग्रामिंग में चेंज करना पड़ता है वहाँ इसी प्रकार मतलब महाराष्ट्र जैसा राज्य छीन लेते हैं। महाराष्ट्र जैसा, मध्य प्रदेश जैसा, हरियाणा तो शुरुआत थी, हरियाणा में इन्होंने काम करना ही था ताकि उसका मैसेज जो है सब जगह जाए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो हार हुई है वो गले नहीं उतर रही है कि इतनी बुरी हार हो सकती है। और मैं समझता हूँ ये भी जिस प्रकार से 17 पिटीशन हाई कोर्ट में डली हैं, हरियाणा के जो चुनाव जो हारे हैं, और मेरे यहाँ भी 40 मिनट तक जो है जो स्ट्रॉन्ग रूम था उसकी लाइट बंद हो गई, LED बंद हो गया था। उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका आज तक जो है वो संदेह के घेरे में है। तो आप कोर्ट में नहीं गए? नहीं, हमने कोर्ट में नहीं डाला, क्योंकि आपको पता है कि आजकल या तो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालते, अगर उसमें 5 साल लग जाएंगे फैसले में आने में तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हमने तो सोचा कि भाई जो है अब तो विपक्ष को फैसला लेना पड़ेगा कि EVM मशीन के खिलाफ जो है, या तो EVM मशीन से अगर करते हैं तो हमें चुनाव में नहीं जाना चाहिए। मेरा तो ये मानना है जब तक समूचा विपक्ष EVM के खिलाफ नहीं खड़ा होगा, जब चांद के ऊपर जो स्पेस के ऊपर लोग जा रहे हैं और यहाँ से अगर आप कोई मैसेज कर रहे हैं वो मैसेज वहाँ प्रोग्रामिंग हो सकती है, तो ये तो छोटी सी मशीन है, इसकी प्रोग्रामिंग क्यों नहीं हो सकती। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है उसके शक के दायरे में है, और जो भी कुछ हो रहा है ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कैप्टन साहब, बैलेट पेपर से अगर चुनाव की बात, आपका सुझाव किसी दिन मान लिया, तो बैलेट पेपर पे भी सत्ता तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, बैलेट पेपर से क्यों नहीं बेईमानी हो पाएगी? इससे तो प्रोग्रामिंग की जो आप बात कर रहे हैं, EVM पर चुनाव आयोग ने अपना स्पष्ट दृष्टिकोण भी किया है। बैलेट पेपर पे तो बेईमानी पहले भी बैलेट पेपर में होता था, अमेरिका में भी बैलेट पेपर में हो रहा है, जापान में बैलेट पेपर हो रहा है। क्या बेईमानी कर लेंगे? उसमें निशान थोड़ा बदल देंगे, 2 निशान थोड़ा लगा देंगे वहाँ, या बैलेट पेपर का डब्बा बदल लेंगे। वो तो स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर उसको आप उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ थोड़ी ना उसको चेंज कर देंगे। आप जो है मशीन के अंदर आप कोई मतलब डब्बे नहीं बदल सकेंगे? डब्बे कैसे बदल देंगे जब डब्बे वहाँ पहले भी तो होते थे ना। ये यहाँ तो प्रोग्रामिंग आप बाहर बैठ के भी आप 1 किलोमीटर के दायरे में आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं आप। मतलब आप कांग्रेस की और कांग्रेस के सहयोगी संगठनों की गलती नहीं मान रहे, EVM पर ठीक रहा फोड़ रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, कहीं कमजोरी तो रही होगी संगठनात्मक? वहाँ पर कोई कमजोरी नहीं थी, मैं खुद वहाँ गया हूँ, और मैं आपसे ये इसको कह सकता हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ है एक साजिश के तहत हुआ है। एक आपने बयान दिया जो आपके हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया, वो उनके पास मैसेज आता है, कितने तारीख को जो मैसेज आया, और उसका मैसेज जो है वो बाद में सार्वजनिक कई दिन बाद हुआ, वो कितने तारीख को आया था मैसेज? 8 तारीख को बताते हैं, जो उदय भान जी ने बयान दिया है, बाबरिया ने तो बयान दिया नहीं। तो मैं समझता हूँ कि बाबरिया जी को उसी दिन जो है इस मामले का खुलासा करना चाहिए था। 14 सीटों की जो 14 सीटों के बारे में जो किया है, जिसमें होटल भी है और भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके बारे में जिक्र किया था कि वहाँ पर जो है EVM मशीन को सेट कर दिया गया है, और 35 से 37 सीट 38 सीटें कांग्रेस की आएंगी, 48 से 49 जो है वो भाजपा की आएंगी। तो उसके बाद 9 तारीख को उन्होंने उसको खुलासा किया उन्होंने, और सार्वजनिक रूप से तो उदयभान जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही बोला है। तो उसके खिलाफ भी जो है सारा मामला जो है हाई कोर्ट की सुनवाई में उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। और वो ये कह रहे हैं कि मैंने इसलिए स्वाजिक नहीं किया, वो बंदा जिसने ये सूचना दिया उसका कहीं मर्डर ना हो जाए। अब ये पता नहीं, ये या तो हाँ मर्डर की बात कही भाई, उनको डर है, या तो बाबरिया जी इसका जवाब दें या फिर उदयभान जी दें, वही बता सकते हैं ज़्यादा इसके बारे में। एक जवाब तो आप भी दे सकते हो, आप संगठन क्यों नहीं बन पा रहा है कांग्रेस का? संगठन में बन जाएगा। और विधायक दल का नेता क्यों नहीं चुना जा रहा है? वो हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है उनको, नहीं वो तो ठीक है, पर आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों से कांग्रेस को नुकसान हो रहा है?
नुकसान तो होता ही है अगर संगठन ना हो। हम संगठन के बगैर जो है हम जो कार्य कर रहे हैं सारा दारोमदार जो है कैंडिडेट के ऊपर हो जाता है। तो संगठन होना तो बहुत ज़रूरी है और मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी कमी रही है हमारी कि हमारा संगठन नहीं है। हरियाणा चुनाव में ये सबसे बड़ी कमी रही है कि संगठन नहीं है हमारा। अभी जो आपके पास ओबीसी चेयरमैन का दायित्व है आपके पास काफ़ी समय से, आप ओबीसी की जो भूमिका जो राजनीति में होनी चाहिए, जो सक्रियता जो ओबीसी की बढ़नी चाहिए, आपको तो कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है, आप कहाँ तक खड़ा कर पाए ओबीसी को कांग्रेस के पक्ष में? हमारे पूरे देश में जिला लेवल तक तो हमारी इकाइयाँ खड़ी हो गई हैं और कई जगह हमारे ब्लॉक लेवल पे भी हमारे बन गए हैं। और मैं समझता हूँ हमारा जो संगठन है वो जो मेन संगठन से भी बेटर है हमारा ओबीसी का जो संगठन है। रेवाड़ी में भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं हमारे, और पूरे हरियाणा में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और आपके हर स्टेट के अंदर हमारे जिला लेवल ब्लॉक लेवल तक हमारे अध्यक्ष बन गए हैं और वो कार्य कर रहे हैं। अभी हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी का टाल कटोरा स्टेडियम में इसके ऊपर संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें संविधान रक्षक अभियान चलाया जाएगा जो 26 नवंबर 2024 से लेकर और 26 नवंबर 2025 तक ये चलाया जाएगा। और ये 75वीं वर्षगांठ होगी हमारी, जो संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है 1950 में लागू हुआ था, तो उसकी 75वीं वर्षगांठ है, उसको मनाया जा रहा है ताल कटोरा स्टेडियम में 11:30 बजे सब लोग हमारा वहाँ पहुँचे। 26 कितने तारीख को? 26 नवंबर, अभी परसों। जी। कैप्टन साहब, एक विषय हमारा ये है कि SC जो कम्युनिटी थी, कांग्रेस का परंपरागत वोट समझा जाता था जिसको, अभी उसमें DSC हो गया है। आज एक सम्मेलन भी नायब सैनी संबोधित कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में, और मुख्य उसके पीछे यही है कि जो DSC के पदाधिकारी हैं वो उससे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप जो ये वर्गीकरण हुआ है इसको लेकर के, एक OBC लीडर हैं आप, उसको लेकर के क्या सोचते हैं? नहीं, हमारे OBC में भी वर्गीकरण है, तो ये तो कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो है ये कार्रवाई हुई है और इसके ऊपर मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। जब कोर्ट के आदेश है कि भाई आप वर्गीकरण कर सकते हैं, और बाकी स्टेटों में भी है। अभी तो हरियाणा में ही हुआ है। हरियाणा में हुआ है तो नायब सिंह सैनी ने करा है, और उससे जो है मैं समझता हूँ कि जो वंचित समाज के लोग हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो अब उसका अभी देखते हैं उसका क्या फ़ायदा मिलता है लोगों को, इसका समय पर। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस की जो 37 सीटें आई है, ये माना जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है, उदय भान पर इसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। कैप्टन अजय सिंह यादव स्पष्ट रूप से कई बार ये कह चुके हैं कि कुछ और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए थी पावर्स। क्या आपको लगता है पावर्स सेंट्रलाइज थी कांग्रेस के पास, उदय भान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सेंट्रलाइज पावर थी? ये भी एक हार की बड़े वजह रही, क्या मानते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि अब मैं सारा ठीकरा इन पे फोड़ दूँ वो भी ठीक नहीं है। ये ठीक है कि ज़्यादा टिकटें उनको दी गई हैं, बेहतर टिकटें उनको दी गई थी, लेकिन कई कारण हैं जिसकी वजह से हमारे, एक तो जैसे मैंने ईवीएम मशीन के बारे में आपको बताया मैंने, दूसरा कारण ये है कि जो मामन खान जी ने बयान दिया उससे हिंदू मुस्लिम का हमारे क्षेत्र पर असर पड़ा। दूसरा, जाट नॉन जाट का जो नैरेटिव जो इन्होंने बीजेपी वालों ने बढ़ाया उसका भी कुछ फ़र्क पड़ा। कुछ जो है ये मैं बीच में बात काट रहा हूँ, कांग्रेस इस जाट नॉन जाट का जो है, ये जातिवाद का जो मैं तो एक जहर ही मानता हूँ वर्गीकरण जब हम जातियों का करते हैं, तो आप इसका कांग्रेस क्या काट करेगी इसका? नहीं, भाजपा ने इस नैरेटिव बनाया है, इसको इन्होंने करके दिखाया भी किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जो है टारगेट करके, और इन्होंने ऐसा किया और उसका जो है उनको, हमें नुकसान हुआ, उनको फ़ायदा हुआ। तो इसका उपाय कांग्रेस क्या करेगी? वो तो ये तो आज भी स्टैंड करेगा। नहीं, वो आज देखिए, वो हर चीज़ का कुछ समय होता है। पार्टी अपनी नीति जो रणनीति के बारे में खुलासा नहीं करती है, क्या रणनीति हमारी होगी, रणनीति बनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब।